गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर चल रहा है 12th आर्ट्स का जातिवाद और सांप्रदायिकता। प्रीवियस वीडियो में हमने अध्ययन किया था भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका किस प्रकार है, उसके कुछ बिंदुओं का अध्ययन किया था और उसके बचे हुए जो शेष बिंदु है उनके बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। हमने कल बात की कि जाति है वो भारत में कुछ विशेष राज्यों के साथ साथ सामान्यतः प्रत्येक राज्य में जाति का जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है। चाहे वो धर्म से संबंधित बात हो, चाहे वो चुनाव से संबंधित बात हो, चाहे वो राजनीति से संबंधित बात हो, ये इन समस्त क्षेत्रों को प्रमुखतः जाति के द्वारा प्रभावित किया जाता है। और हमने बात की थी कि जाति व्यवस्था है उसका जो पहले रूप था, जाति व्यवस्था से पहले वो वर्ण व्यवस्था के रूप में था। वर्ण व्यवस्था में हमने बात की थी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। प्रारंभ में ये जो वर्ण व्यवस्था निर्धारित थी ये कर्म और व्यवसाय के आधार पर आधारित थी, लेकिन वर्तमान समय में जो वर्ण व्यवस्था है उसका बाद में स्वरूप परिवर्तित हो गया और ये जाति के रूप में बदल गई। तो आज हम आगे चर्चा करेंगे जो हमारे भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका है, उसके जो बिंदु शेष बचे हुए हैं उसके बारे में। सबसे पहले बात आती है जाति और प्रशासन। हम देखते हैं कि जाति और प्रशासन दोनों आपस में संबंध रखते हैं, यानी जाति है वो प्रशासन से जुड़ी हुई है, क्योंकि हर जाति का संबंध प्रशासन से है और राजनीति है वो प्रमुखतः जातिगण समीकरण है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो इस पॉइंट के बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं, विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बात आती है भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं व प्रशासन में जातिगत आरक्षण। हम देखते हैं कि भारत की जितनी भी प्रतिनिधि संस्थाएं हैं, चाहे वो ग्राम से संबंधित हो, चाहे वो शहरों से संबंधित हो, चाहे वो पंचायत हो, चाहे वो ग्राम सभा हो, चाहे वो नगर पालिका हो, नगर निगम हो, नगर परिषद हो, इन सब में क्या है कि प्रत्येक जाति के लिए कुछ सीटों का निर्धारण है वो किया गया है, ताकि किसी भी आधार पे किसी भी जाति के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो और उनको भी क्या है कि विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सहभागिता के समान अवसर मिले। इसी प्रकार हम बात करें प्रशासन की, यानी प्रशासन यानी सरकार में भी हम देखते हैं जो अपने लोकसभा है, राज्यसभा है, या हम बात करें विभिन्न क्षेत्रों में जो नौकरियां हैं गवर्नमेंट सर्विस, उसमें भी क्या है आरक्षण की व्यवस्था है वो सामान्य रूप से हमें देखने को मिलती है। इस प्रकार से कहा जाए तो चाहे प्रशासन हो, चाहे वो प्रतिनिधि संस्थाएं हो या सरकार की गवर्नमेंट सर्विस हो, हर जगह हमें आरक्षण है वो देखने को मिलता है। आगे बात आती है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को आरक्षण। सरकार के द्वारा समय समय पर हम देखते हैं कि आरक्षण है उसको बढ़ाया जाता है, यानी आरक्षण को सरकार है वो समाप्त नहीं करना चाहती है और जिन जातियों को आरक्षण मिल रहा है, चाहे वो अनुसूचित जातियां हो, अनुसूचित जनजातियां हो, ये चाहती है कि आरक्षण की व्यवस्था है वो लगातार बनी रहे और किसी प्रकार का भी क्या है कि आरक्षण में कमी नहीं आए। तो जो प्रमुखतः जिन जातियों को आरक्षण मिलता है वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को आरक्षण मिलता है। अब बात आती है आगे इसके बिंदु की, अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण 27%। हम बात करें जो अन्य पिछड़ा वर्ग है जिसको हम ओबीसी बोलते हैं, उसको भी क्या है 27% आरक्षण है वो मिला हुआ है। तो अगर हम बात करें आरक्षण क्यों दिया जाता है, तो एक प्रकार से जो जातियां पिछड़ी हुई है या प्रारंभ में उनकी स्थिति दयनीय थी और समाज उनको पिछड़ा हुआ मानता था, उनमें सुधार की दृष्टि से संविधान में इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो ध्यान रखना अनुसूचित जाति,
अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया है। बात करें हम ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग की, तो उसको 27% आरक्षण मिला हुआ है। बात आती है प्रशासनिक अधिकारी निर्णय करते समय प्रधान और संगठित जातियों के नेताओं से प्रभावित। प्रशासनिक अधिकारी है यानी सरकार के जो प्रतिनिधि है, वो जब विभिन्न निर्णय लेते हैं, फैसले लेते हैं, नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, तो वो भी क्या है कि जिस क्षेत्र से संबंध वो कानून बना रहे हैं, नियम बना रहे हैं, उस क्षेत्र के जो प्रमुख प्रधान हैं और संगठित जातियों के जो नेता है, उनसे वो प्रभावित रहते हैं, क्योंकि आगामी टाइम में उन्हें उन्हीं जातियों से, उन्हीं क्षेत्रों के नेताओं से उन्हें क्या है कि वोट प्राप्त होते हैं। तो वो जो भी मतलब निर्णय लेते हैं, नियम कानून बनाते हैं, तो उनमें जातियों का और उस क्षेत्र के विशेष लोगों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है, ताकि आगामी समय में उनको वोटों में किसी प्रकार की कमी देखने को नहीं मिले। बात आती है जाति के आधार पर आरक्षण की मांग। हम वर्तमान समय में देखते हैं कि पहले जो भील है, ग्रासिया है, भंगी, डेढ़, चमार, भील, मीणा, इन जातियों को सरकार के द्वारा संविधान के माध्यम से आरक्षण प्राप्त था, ताकि इनकी स्थिति में सुधार किया जा सके। लेकिन अब जो सामान्य जातियां हैं, जो समाज में पिछड़ी हुई न होकर सामान्य हैं, वो जातियां भी क्या है कि उन जातियों के अनुसार आरक्षण की मांग कर रही है। तो अब समस्या ये होती है कि आरक्षण पिछड़ी हुई जातियों को दिया जा रहा है, लेकिन अब जो जाति पिछड़ी हुई नहीं है, वो भी क्या है सरकार पर दबाव डालने का प्रयास कर रही है, और वो भी समय समय पर आरक्षण की मांग कर रही है। आगे बात आती है हरियाणा, गुजरात, राजस्थान में जातीय संगठन जाति के आधार पर आरक्षण की मांग। हम देखते हैं जो राज्य है हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, यहाँ पे विभिन्न जातियां हैं, विभिन्न जो जातीय संगठन हैं, वो आरक्षण को लेके अपने हितों की पूर्ति के लिए समय समय पर सरकार पर दबाव डाल के और अधिक आरक्षण है वो प्राप्त करना चाहते हैं। अगर प्रमुख भारत में राज्यों की बात की जाए, तो इन राज्यों की बात प्रमुखता देखने को मिलती है हरियाणा, गुजरात और राजस्थान में। जो विभिन्न जातीय संगठन बने हुए हैं, चाहे वो छात्रों से संबंधित हो, चाहे वो किसानों से संबंधित हो, चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित हो, चाहे वो अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित हो, ये जातीय संगठन है या जो संघ है, ये प्रमुखतः अपनी बातों को मनवाने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं और आरक्षण प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। बात आती है सरकार 50% से अधिक आरक्षण नहीं दे सकती। संविधान के नियमों के अनुसार पिछड़ी हुई जातियों को आरक्षण तो मिलेगा और आरक्षण बना भी रहेगा, लेकिन सरकार है वो किसी भी कीमत पर 50% से अधिक आरक्षण है वो जातियों को नहीं दे सकते। लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, कुछ स्थान ऐसे हैं जहां प्रयास किया जा रहा है कि उनको आरक्षण है वो और भी अधिक प्राप्त हो। तो वर्तमान में हम बात करें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण प्राप्त है वो 49.5 है। 49.5 है वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण का जो प्रतिशत है वो इतना बैठता है, यानी 50% से कम। लेकिन फिर भी विभिन्न जातियां हैं, विभिन्न संगठन हैं, वो आरक्षण के लिए मांग सरकार से कर रहे हैं। आगे बात आती है चुनाव प्रचार में जाति का सहारा। हम देखते हैं कि जब चुनाव होते हैं, चाहे वो ग्रामीण स्तर पे हो चाहे वो शहरी स्तर पे हो, शहरी और ग्रामीण दोनों स्तर पे विभिन्न जो पार्टियां हैं वो प्रमुखतः क्या है कि जाति का सहारा लेती है। और प्रमुखतः हमें देखने को मिलता है कि चुनाव के समय जातिगत आधार पे प्रचार को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो बात आती है इसमें राजनीतिक दल एवं उम्मीदवार चुनाव प्रचार में जाति का खुलकर प्रयोग करते हैं। हम देखते हैं कि जो राजनीतिक दल है या जो उम्मीदवार चुनाव में खड़ा हुआ है प्रतिनिधि के रूप में, वो चुनाव के समय जाति का
खुलकर प्रयोग करते हैं। अब खुलकर प्रयोग कैसे करते हैं कि जिस जाति का व्यक्ति खड़ा हुआ है वो अधिक से अधिक अपने लोगों को अपनी बातों से, अपने वादों से प्रयास करता है कि उस जाति के वोट है वो अधिक से अधिक उसे मिले, इसके लिए वो अधिक से अधिक प्रयास करता है। और जाति के आधार पे भी कुछ लोग क्या है, मतदान करते हैं। चुनावों के समय जातीय समीकरण बैठाए जाते हैं। हम देखते हैं ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है कि ऐसे प्रतिनिधि को खड़ा किया जाता है जिस जाति के वोट ज्यादा अधिक है। ये प्रमुखता देखने को मिलता है, क्योंकि जिस जाति के वोट अधिक होंगे और उस जाति का प्रतिनिधि खड़ा होगा तो स्वाभाविक रूप से उसको उस जाति के मत अधिक मिलेंगे। तो चुनाव में यह भी देखा जाता है कि जाति के आधार पर मतदान डाले जाते हैं, वोट प्राप्त होते हैं। तो ये भी प्रमुख रूप से मुद्दा जातीय समीकरण का सामने आता है। आगे बात आती है राजनीतिक दल क्षेत्र विशेष में जिस जाति का बाहुल्य हो उस जाति के बड़े नेता का चुनाव में प्रचार में भेजना। हम देखते हैं कि राजनीतिक दल क्षेत्र में जिस जाति का बाहुल्य होता है, यानी जिस जाति की संख्या अधिक होती है, जिस जाति के लोग अधिक होते हैं, वहां उस क्षेत्र में प्रमुखतः उस नेता को या उस प्रमुख व्यक्ति अधिकारी को भेजा जाता है जो उस जाति से संबंधित है। क्योंकि हम देखते हैं कि एक जाति के व्यक्ति है वो उसी की जाति के लोगों से ज़्यादा प्रभावित होते हैं, और अगर वो व्यक्ति उच्च पद पे प्राप्त है, उच्च दर्जा उसको मिला हुआ है, उच्च अधिकारी है, तो लोग उसकी बातों से और अधिक प्रभावित होते हैं और अधिक आकर्षित होते हैं। तो इस कारण हमें देखने को मिलता है कि राजनीतिक दल क्षेत्र विशेष में जिस जाति का बाहुल्य हो, यानी जिस जाति की संख्या अधिक हो, लोग अधिक हो, उस जाति के बड़े नेता का चुनाव प्रचार में जाता है। उस नेता को वहां भेजा जाता है ताकि अधिक से अधिक उस क्षेत्र के वोट है वो उस जाति को मिल सके। बात आती है जाति के आधार पर राजनीतिक अभिजनों का उदय। हम देखते हैं कि जाति के आधार पर राजनीतिक अभिजनों का उदय भी होता है। अब बात आती है कि जाति के आधार पर राजनीतिक अभिजनों का उदय कैसा होता है। हम देखते हैं प्रत्येक जाति में कोई न कोई व्यक्ति, प्रत्येक जाति में कोई न कोई व्यक्ति है वो श्रेष्ठ होता है और राजनीति से जुड़ा हुआ होता है, उसका बैकग्राउंड मजबूत होता है, और इसके साथ साथ वो उच्च अधिकारी या उच्च पद पे कार्यरत होता है, या वो किसी संस्था विशेष से जुड़ा हुआ होता है। तो इसका प्रभाव भी हमें राजनीति में देखने को प्रमुखतः मिलता है। तो इसमें बात आती है उच्च पदों पर पहुंचने पर राजनीति में अच्छा स्थान प्राप्त करने में सफल। जब हम देखते हैं कि किसी जाति का व्यक्ति है वो उच्च अधिकारी बन गया है, या वो किसी विशेष संगठन से जुड़ा हुआ है और उस संगठन का उस क्षेत्र पे प्रभाव है, या उस किसी जाति का व्यक्ति उच्च पदाधिकारी बन गया है, तो प्रमुख रूप से हम देखते हैं कि ऐसा व्यक्ति या ऐसे संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति क्या है, राजनीति में आसानी से सफल हो जाता है, क्योंकि वो विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ा हुआ होता है, विभिन्न लोगों से जुड़ा हुआ होता है, उसका विभिन्न क्षेत्रों पे, स्थानों पे प्रभाव होता है। तो उस अधिकारी के या उस व्यक्ति के जिस संगठन से वो जुड़ा हुआ है उसका प्रभाव ज्यादातर देखने को मिलता है। बात आती है यह लोग राजनीति में जातीय हितों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पैरवी करते हैं। हम देखते हैं कि जो उच्च अधिकारी है या उच्च पद जिस व्यक्ति ने प्राप्त कर लिया, वो कई बार ऐसे व्यक्ति क्या है कि प्रत्यक्ष रूप से क्या है कि विभिन्न क्षेत्रों में अपना सहयोग नहीं करते, यानी एक प्रकार से कहा जाए तो खुलकर वो सामने नहीं आते। खुलकर सामने अगर वो आते हैं तो विभिन्न लोगों को निशाना साध लेते हैं और उनकी बुराई है या उनकी कमियां हैं वो निकालने लग जाते हैं। जब व्यक्ति क्या है कि जब उच्च पदों पे हो तो कई बार वो सामने ना आके प्रत्यक्ष यानी अपरोक्ष रूप से, यानी पीछे से सहयोग करता है अपनी पार्टी को, अपनी जाति को। तो ऐसा भी समीकरण देखने को मिलता है। अब बात आती है अभिजन किसे कहते हैं। तो इसमें एक विशेष बात यह आती है कि देश में अपनी इतनी जनसंख्या है तो क्या समस्त लोगों के द्वारा क्या देश पे शासन किया जा सकता है? क्या समस्त जनसंख्या देश शासन को चला सकती है? क्या नहीं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति योग्य ही नहीं होता, प्रत्येक व्यक्ति में ऐसी योग्यता ही नहीं हो सकती कि वो शासन चला सके। तो अभिजन का मतलब क्या होता है? शासन करने का जो गुण होता है, प्रशासन चलाने का जो गुण होता है, नेतृत्व करने की जो क्षमता होती है,
वो थोड़े से व्यक्तियों में होती है। अभिजन का सामान्य अर्थ क्या होता है? शासन करने का गुण थोड़े से व्यक्तियों में होता है, यानी सरकार में अधिक व्यक्ति न होके कम से कम व्यक्ति होते हैं जिन्हें प्रतिनिधित्व करने की क्षमता होती है, योग्यता होती है और जनता उनसे प्रभावित होती है। ऐसे व्यक्तियों के द्वारा क्या है? शासन किया जाता है। इस कारण कहा गया है कि अभिजन में जो अर्थ है सामान्य, कि अभिजन में शासन करने का गुण है वो थोड़े से व्यक्तियों में होता है, न कि अधिक व्यक्तियों में।